हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे गए हैं उन सभी को धातु, अधातु तथा उपधातु में भी वर्गीकृत किया गया है ना। धातु, अधातु तथा उपधातु के बारे में तो हम लोगों ने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई है। धातु क्या होती हैं? धातुएं जो होती हैं वो कमरे के ताप पे ठोस होती हैं, है ना। और क्या होता है, इनमें अघात वर्ध्यता तथा तन्यता का गुण भी पाया जाता है ना। धातुओं में क्या होता है, एक तो ये कमरे के ताप पे ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी क्या होती है? मरकरी जो है इसका अपवाद होती है ना। ये ठोस होती है कमरे के ताप पे, लेकिन मरकरी नहीं। मरकरी क्या होता है? अपवाद है। मरकरी धातु है लेकिन कमरे के ताप पे ठोस नहीं होता, है ना। ये लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। इसके अलावा धातुओं के क्या कैरेक्टर हैं? इनमें आघात वर्ध्यता, ठीक, फिर तन्यता, मतलब खींच के इनको एक तार की तरह बनाया जा सकता है। आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण इनमें पाया जाता है। इसके अलावा धातुओं के जो गलनांक और कथनांक होते हैं ये भी उच्च होते हैं। गलनांक कथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और आवर्त सारणी में धातुएं बाईं साइड स्थित हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। अब चलिए अधातुओं पर देखते हैं। तो अधातुएं जो हैं ये ठोस एवं द्रव अवस्था में पाई जा सकती हैं, लेकिन ब्रोमीन नहीं। ब्रोमीन अधातु का अपवाद है। अधातु क्या है? ठोस और द्रव अवस्था में पाई जा सकती हैं। इसके अलावा ये गैसियस फॉर्म में भी, गैस अवस्था में भी पाई जा सकती हैं, ठीक है। कुछ अधातु ठोस होंगी और कुछ गैस और कुछ द्रव, इस तरह से ये पाई जा सकती हैं। लेकिन क्या है इसका? ब्रोमीन जो है इसका अपवाद है। जैसे मरकरी अपवाद था, इस तरह से अधातु में ब्रोमीन अपवाद है। और एक और है कार्बन। कार्बन भी क्या है? अधातु है। इसके अलावा बोरान, ये भी अपवाद की तरह कार्य करता है, ठीक है। धातुओं की तरह अधातुओं के भी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं, ठीक है। और ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। धातुएं सुचालक होंगी। धातुओं की अपेक्षा अधातुओं में क्या होती है? आघात वर्ध्यता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अधिकांशतः इनमें आघात वर्ध्यता और तन्यता नहीं पाई जाती है। इनमें भंगुरता का गुण होता है, मतलब कि अगर इनको हथौड़े से पीटा जाए तो ये तुरंत ही टूट सकती हैं। जबकि धातु में ऐसा नहीं था ना, उनको पीट पीट के पतला किया जा सकता था और खींच के लंबी पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं है। अधातुओं को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है, ठीक है। अधातुएं जो हैं आवर्त सारणी में दाईं ओर हैं। अब बारी है उपधातु की। तो ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के ही कैरेक्टर शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, ठीक है। अब देखिए, जब हम आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है, तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुणों में वृद्धि होगी। क्या होगा? धात्विक गुण में वृद्धि होगी।
यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। इसी प्रकार से आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलने पर जब हम आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, अधात्विक गुण में वृद्धि होती है, मतलब अधातुओं के गुणों में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करने वाली चीज़ है कि वर्ग में क्या होता है, धात्विक गुण। वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों जाने पर क्या होता है, तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, और धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट हेडिंग है तत्वों के गुण धर्मों में आवर्तिता। तो जब आवर्त सारणी में हम देखते हैं तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में भी अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि किसी आवर्त में प्रथम वर्ग के धातु जो हैं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये क्रियाशीलता आवर्त के मध्य में पहुंचकर कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि किसी आवर्त में, अगर हम आवर्त की बात करें तो जब यहाँ आवर्त में क्या होता है, बाएं से दाएं जाते हैं, है ना, तो यहाँ जो पहला तत्व है, ठीक है, तो जब ये पहला तत्व की अगर बात करें प्रथम वर्ग के जो धातु है, वर्ग यानी कि ये हो गया इस प्रकार से, आवर्त यानी कि ऐसे, ठीक है, ये हो गया आवर्त। तो जब हम पहले तत्व की बात करेंगे, ये पहला तत्व जो है बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, जो प्रथम वर्ग का धातु होगा वो अत्यधिक क्रियाशील होगा, जबकि जब बीच में जब पहुंच जाएंगे हम तो बीच में जो है इनकी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा वर्ग जो 17 है वहां पे पहुंचने पर ये बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि पहले पर अधिक होगी, ठीक है, अधिक क्रियाशील होंगे, मध्य में कम हो जाएगा, ठीक, फिर वर्ग 17 पर भी, वर्ग 17 पे क्या होगा, वर्ग 17 पर भी बहुत अधिक हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली चीज है और इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से क्षार धातुओं के वर्ग में नीचे की ओर चलने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। क्षार धातुएं कौन सी होती हैं, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार धातुएं होती हैं। ठीक है, तो क्षार धातु में जब वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर जाया जाता है तो उनकी क्रियाशीलता जो है बढ़ती है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक जाने पर क्षार धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। क्षार धातुएं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अत्यधिक क्रियाशील हो जाती हैं। इसी प्रकार जब हम हैलोजन ग्रुप की बात करें तो हैलोजन ग्रुप के जो हैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब बढ़ा जाएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हैलोजन क्या है, अधातु है। ठीक है, तो इसमें जब ऊपर से नीचे तक जाया जाएगा तो क्या होगा, क्रियाशीलता घटती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति। तो तत्वों के जिन गुणधर्मों में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर आंतरिक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्रमिक परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो जाता है तो उसे कहते हैं आवर्ती गुणधर्म। तत्वों के कई भौतिक गुण होते हैं जैसे कि गलनांक, क्वथनांक, संलयन एवं वाष्पीकरण, उष्मा, परमाणुवीकरण, ऊर्जा आदि सभी क्या हैं, आवर्ती परिवर्तन दर्शाते हैं। यानी कि तत्वों के जो भी भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण जो बाहरी रूप होता है ना, पता है ना, और रासायनिक गुण क्या होता है, जो आंतरिक कैरेक्टर होता है। जब हम रासायनिक क्रियाकलापों के द्वारा किसी तत्व का गुण हम ज्ञात कर सकते हैं, रासायनिक गुण, है ना, और भौतिक गुण यानी कि तत्वों को बाहरी रूप से देखकर, जैसे कि इसका गलनांक, क्वथनांक, संलयन, वाष्पीकरण, उष्मा हुआ, परमाणुवीकरण, ऊर्जा, ये सभी क्या है, आवर्ती परिवर्तन ही है। ठीक है, अब देखते हैं पहला है इसमें परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कि किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश की दूरी को ही उसकी परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई परमाणु का ये नाभिक है ना, और इसके चारों ओर कई प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो हैं इस प्रकार से चक्कर लगा रहे हैं।
तो कह रहा है परमाणु के केंद्र से, ठीक है, नाभिक का भी केंद्र जो है, तो उसके केंद्र से इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कोश की दूरी को, जो सबसे बाहरी वाला कोश है, वहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? परमाणु त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, हालांकि ये निश्चित नहीं होता है, जैसे कि हम दर्शा देते हैं कि इस प्रकार से ऐसे लाइन है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि यहाँ इलेक्ट्रॉन यहीं पे हैं। इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऐसे ऐसे हो, यहाँ हो। ठीक है, एक अभ्र सा होता है, एक बादल सा बन जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि परमाणु त्रिज्या एकदम निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये मान लिया हमने नाभिक मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से बादलों के रूप में इस तरह से होते हैं। यहाँ भी पाए जाने की प्रायोरिटी है, यहाँ भी। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का अभ्र होता है, बादल की तरह से होते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये जो है एक तरह से मान लिया गया है कि जैसे एक कोश है, तो जो अंतिम कोश है वहां तक की जो दूरी है वही कहलाएगी परमाणु की त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में आवर्त में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, समानता क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं क्या होती है? नियमित रूप से घटती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि दूसरा जो आवर्त है उसमें लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। ठीक है, एक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। तो क्यों घटती हैं? देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर नाभ की आवेश में लगातार इकाई आवेश की वृद्धि होती है, परंतु ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन एक ही मुख्य कोश में जाता है। इस प्रकार आवेश के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन अभ्र जो है नाभिक की ओर खींचता जाता है, जिससे कि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। जैसे हम दूसरा आवर्त का अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे दूसरे आवर्त में क्या है? लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या घटती है। जैसे लिथियम है, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 3 है, तो यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 3 होगी। लिथियम के बाद बेरिलियम में क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ही ना बढ़ रहा है ना, तो यानी कि कोश क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम कोश में ही भरे जाएंगे। जैसे अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, लिथियम का, तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s1 ये लिखेंगे। और जब हम लिथियम के बाद बेरिलियम का लिखेंगे तो क्या करेंगे? बेरिलियम में कितने होते हैं परमाणु क्रमांक? 4 होते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। तो क्या होगा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ जाएगा, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा ना। फिर से लिख देती हूँ 1s2 2s2। ठीक है, ये ना हो जाएगा, यानी कि फिर से इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है ये s उपकोष में ही भर रहा है। तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ तो नाभिक का जो आकर्षण बल इस पर और बढ़ गया, तो और बढ़ गया तो क्या हुआ? इसलिए परमाणु की त्रिज्या घट गई। ठीक है, फिर बेरिलियम के बाद बोरान है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन। बोरान में क्या हो जाएगा? बोरान में क्या होगा? 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा, है ना। फिर बोरान के बाद कार्बन है, तो कार्बन में क्या हो जाएगा? कार्बन में जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? पी उपकोष में ही तो आएगा। ठीक है, पी उपकोष में ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर 2p3 2p4, यानी कि पी में ही भरेगा जब तक कि पी जो उपकोष है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रूप से ना भर जाएं। ठीक है, यानी कि उपकोष में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही भर रहा है। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए इनकी जो परमाणु त्रिज्या है ये घटती जाएगी। नेक्स्ट है वर्ग में परिवर्तन। तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याओं में वृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक नए तत्व में एक अतिरिक्त ऊर्जा कोश जुड़ता जाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दूर होते जाते हैं। ठीक है, आवर्त में भी हम देख रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसी कोश में भरे जा रहे थे। लेकिन जब हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है? नए तत्व के साथ, प्रत्येक नए तत्व के साथ एक अतिरिक्त ऊर्जा कोश जुड़ता जाता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए इसमें एक ही कोश है, ठीक है, कोई तत्व है, तो उससे नीचे वाला जो तत्व है उसमें क्या हो जाएगा? 2 कोश हो जाएंगे, उसके नीचे वाले में 3 कोश हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा जब कोश होगा? अब देखिए, जैसे ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक परमाणु त्रिज्या हुई, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक। तो क्या है? परमाणु त्रिज्या में क्या हुआ? वृद्धि हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो इस प्रकार से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है?
परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। और क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कोश में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं नाभिक से दूर होते जाते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए एक ही कोश है तो यहाँ पे नाभिक यही होंगे, ठीक है। नाभिक पे आकर्षण बल भी खूब रहेगा, लेकिन जब कोश बढ़ता जाएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे दूर होते जाएंगे और नाभिक का आकर्षण बल भी कम होता जाएगा। जैसे कह रहा है कि क्षार धातु यानी कि पहले वर्ग का ही नाम ले रहा है कि क्षार धातु में क्या होता है लिथियम से सीजियम तक परमाणु त्रिज्या में क्रमिक वृद्धि होती जाती है। जैसे कि मैंने अभी लिथियम का बनाया है 1s2 है ना। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 3 होता है ना, तो 1s2 तो मान लीजिए लिथियम का हमने इस तरह बनाएंगे 2s1, ठीक। लिथियम कितना होता है 3। लिथियम के बाद हम जब वर्ग की बात करें आवर्त सारणी अगर आप लोग को याद ना हो तो आवर्त सारणी खोल के बैठा करिए। तो लिथियम के बाद कौन सा आता है तत्व सोडियम आता है। वर्ग में क्रम से नहीं चल रहा है, हम वर्ग में चल रहा है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 हो जाता है। अब जब 11 हो जाता है तो हम कैसे बनाएंगे इसका, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्या होगा 1s2 2s2 2p6 है ना। क्या हुआ ये 6 और 4 क्या हो गया 10 हो गया। 2p6 के बाद 3s1 यानी कि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए 3 से तुरंत 11 हो गया है ना। इसमें कहाँ 2 ही कोश थे ना, इसका कहाँ कैसे लिखे 1s2 2s1 s में ही है, यहाँ पे कहाँ p और 3 तक पहुंच गया। तो क्या है परमाणु त्रिज्या बढ़ गई है ना, बढ़ी ना, ठीक। तो इस प्रकार से परमाणु त्रिज्या में जब हम सीजियम तक जाएंगे तो और परमाणु त्रिज्या क्या होगी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे तक जाने पर क्या होता है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। देखिए क्लास 11th में आवर्त सारणी जो है आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए, और वर्ग क्या होता है आवर्त क्या होता है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आवर्त सारणी के बारे में इसमें कैसे कैसे तत्व हैं, कौन से धातुएं हैं, कौन से अधातुएं हैं, कौन सी उपधातु हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी चैप्टर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आयनीय